हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आज जो अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये टॉपिक थोड़ा सा एनसीईआरटी से हटके है और इसको फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए और कुछ एडवांस पढ़ने के लिए मैंने ये टॉपिक थोड़ा इसके अंदर इंक्लूड किया है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं पाथवे ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के अंदर कौन कौन से पाथवे प्रेजेंट होते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो था स्टेप्स ऑफ लाइट रिएक्शन, मतलब कि लाइट रिएक्शन के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको पढ़ाया है कि लाइट रिएक्शन में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप्स आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। सेकंड स्टेप्स आता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर और हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो लाइट रिएक्शन का होता है वो है फोटोफॉस्फोराइलेशन, मतलब कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लास्ट स्टेप्स ऑफ लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स होता है वो होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, मतलब कि फॉस्फेट का फॉर्मेशन होना, एटीपी का फॉर्मेशन होना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर ऊपर सबसे पहले यही मेंशन किया है कि लाइट रिएक्शन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर। अब ये फोटोफॉस्फोराइलेशन जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के 2 स्टेप्स होते हैं जो अपन पढ़ने वाले हैं लाइट रिएक्शन पाथवे के अंदर। तो यहाँ पर मैंने देखो लिखा है कि 2 टाइप्स ऑफ पाथवे, यहाँ पर 2 तरीके के पाथवे होते हैं जिससे कि फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, मतलब कि फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर 2 पाथवे होते हैं और ये दोनों ही पाथवे लाइट रिएक्शन के हैं। ठीक है, तो पहला पाथवे जो होता है वो कहलाता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। एंड सेकंड जो पाथवे होता है उसको बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोल देते हैं और इनको नॉन साइक्लिक पाथवे भी बोल देते हैं और इसको साइक्लिक पाथवे भी बोल सकते हैं। एक और नाम होता है इसको नॉन साइक्लिक ईटीएस भी बोल देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। मतलब ये पूरा का पूरा जो पाथवे है ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स की तरफ फॉर द यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो उसी पर्पस उसी बेस पर इनका नाम रखा गया है। जैसे कि इसका नाम है नॉन साइक्लिक, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो साइक्लिक नहीं होता है, उसका रिसाइकलिंग प्रोसेस इसके अंदर नहीं होता है। एक बार जो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया वो दोबारा से उस मॉलिक्यूल्स में, मतलब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में दोबारा नहीं आएगा। बट अगर इस तरफ बात करें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो यहाँ पर साइक्लिक का मतलब होता है रिसाइकिल होना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एक बार डोनेट हो गया वो दोबारा फिर से उसी मॉलिक्यूल्स के पास आएगा, फिर से डोनेट होगा, फिर से मॉलिक्यूल्स के पास आएगा। तो ये रिसाइक्लिंग प्रोसेस के अंदर चलता रहता है, साइक्लिक प्रोसेस। तो ये 2 जो पाथवे मैं आपको बता रहा हूँ ये दोनों ही पाथवे लाइट रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनकी साइट अलग अलग होती है, इनके अंदर अलग अलग फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। तो अपन देखते हैं कि इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो अगर अपन बात करें फोटो सिस्टम की, तो फोटो सिस्टम का मतलब होता है कि जो इनके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप्स के फोटो सिस्टम्स होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड। फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होता है वो 700 की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। फोटो सिस्टम सेकंड जो होता है वो 680 की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, विजिबल लाइट की अगर बात करें तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर दोनों ही इंक्लूड होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड दोनों ही नॉन साइक्लिक के अंदर इंक्लूड होते हैं। जबकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करें तो इसके अंदर ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट प्रेजेंट होता है। अगर इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट प्रेजेंट है तो मतलब ये जो है ये 680 से मोर देन जो वेवलेंथ आती है उसी का यूज कर पाएगा। 680 की वेवलेंथ का है, उससे बिलो जो वेवलेंथ आती है उसका यूज ये नहीं कर पाएगा। सेकंड, यहाँ पर NADPH की अगर बात करें तो NADPH जो होता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है ये ओनली नॉन साइक्लिक पाथवे के अंदर ही या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर ही बनता है। ठीक है, और ये साइक्लिक के अंदर नहीं बनता है, साइक्लिक के अंदर ये एब्सेंट होता है। थर्ड, अगर बात करें इलेक्ट्रॉन डोनर की तो देखिए ये एक नॉन साइक्लिक प्रोसेस है। नॉन साइक्लिक का मतलब होता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिसाइकिल नहीं होगा। अगर एक बार इलेक्ट्रॉन जो डोनेट हो गया वो दोबारा से उस मॉलिक्यूल्स के अंदर नहीं आएगा। तो अगर वो दोबारा से उस मॉलिक्यूल्स में नहीं आएगा तो उस मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रॉन की तो रिक्वायरमेंट रहेगी,
तो वो इलेक्ट्रॉन उसको कौन प्रोवाइड करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है यहाँ पर वाटर। तो वाटर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है। और जबकि फोटो सिस्टम फर्स्ट साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन की बात करें तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिकॉज यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिसाइकलिंग होते रहते हैं। थर्ड अगर हम बात करें पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का पाथवे होता है वो नॉन साइक्लिक होता है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन का पाथवे है वो साइक्लिक होता है, मतलब इसमें रिसाइकलिंग होती है। साइट की अगर बात करें तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो थाइलाकॉइड के अंदर होता है, थाइलाकॉइड। एंड जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो स्ट्रोमा लैमेली के अंदर होता है। तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है, क्लोरोप्लास्ट का एक रफली डायग्राम यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो इसके अंदर देखिए ये जो पार्ट होता है ये पूरा का पूरा ग्रेनम कहलाता है, और ग्रेनम के अंदर आपको बहुत सारे थाइलाकॉइड्स नजर आएंगे। इन थाइलाकॉइड्स के अंदर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पाथवे यहाँ पर होता है। इस पूरे जितने भी आपको थाइलाकॉइड्स नजर आ रहे हैं, सारे थाइलाकॉइड्स के अंदर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। और इन दोनों के बीच में जो ब्रिज बना हुआ है, ये जो ब्रिज है यहाँ पर, इसको बोला जाता है स्ट्रोमा लैमेली और फ्रिट्ज चैनल। इसी स्ट्रोमा लैमेली के अंदर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। एंड थर्ड और लास्ट जो है वो है यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनते हैं। अगर अपन बात करें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो है एटीपी, NADPH एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर 3 प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, एंड थर्ड होता है यहाँ पर ऑक्सीजन जो होती है वो बाय प्रोडक्ट यहाँ से रिलीज होती है। अगर अपन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करें तो उसके अंदर ओनली एटीपी का ही फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बनता है, यहाँ पर ना ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ ओनली एटीपी का ही फॉर्मेशन होता है। तो अपन इन दोनों ही पाथवे को, इन दोनों ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ पर होता है, कैसे परफॉर्म होता है, फिर देन आफ्टर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसे होता है, और दोनों में कितने एटीपी बनते हैं, वो सब अपन टॉपिक अपन जो स्टडी करने वाले हैं वो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अभी तक हमने जो पढ़ा है फोटो लाइट रिएक्शन के अंदर कौन कौन से पाथवे होते हैं, तो लाइट रिएक्शन में 2 पाथवे होते हैं। पहला पाथवे है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड सेकंड पाथवे है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो अपन इन दोनों को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं थोड़ा सा, कि ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस होता है ये कहाँ पर होता है और किस तरीके से होता है। तो इसको समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है इसकी साइट कहाँ पर होती है, मतलब ये कहाँ पर परफॉर्म होता है। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होता है इसकी साइट होती है थाइलाकॉइड्स। जैसे कि मैंने आपको पहले भी क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम में बताया था कि जो थाइलाकॉइड्स होता है, तो थाइलाकॉइड्स के अंदर इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है इस तरीके से। तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में बहुत सारे फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर क्वांटोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और इनके जो बीच वाला पार्ट होता है, इस बीच वाले पार्ट को ल्यूमन बोला जाता है। तो आप आज अपन इसी पार्ट को स्टडी करने वाले हैं। तो मैंने इसी पार्ट का एक टीएस कट किया है, इसको यहाँ से इस तरीके से कट करके मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो आउटर पार्ट आपको नजर आ रहा है ये आउटर पार्ट है, इसके अंदर स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा के अंदर ये बाहर वाला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा स्ट्रोमा है, और ये जो मेम्ब्रेन है ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है। तो ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन यहाँ पर है, प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं इस तरीके से, और नीचे वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट ये ल्यूमन पार्ट है। तो यहाँ पर 3 सेक्शंस हो गए हैं। पहला पार्ट है बाहर वाला स्ट्रोमा, फिर उसके बाद में थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, और नेक्स्ट है इसके अंदर ल्यूमन पार्ट। तो देखिए ये रिएक्शन किस तरीके से स्टार्ट होती है, किस तरीके से इनिशिएट होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो मेम्ब्रेनस पार्ट होता है, इस मेम्ब्रेनस पार्ट के अंदर बहुत सारे फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। फोटो सिस्टम मींस नंबर ऑफ पिगमेंट प्लस कुछ प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो कि फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन के अंदर स्पेशली पार्ट लेते हैं, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को और एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें फोटो सिस्टम की, तो यहाँ पर 2 तरीके के फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, फोटो सिस्टम सेकेंड
को अपन पहले लिख रहे हैं बिकॉज फोटो सिस्टम सेकंड जो होता है इसको P680 बोलते हैं, क्योंकि ये 680 की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और 680 की वेवलेंथ पहले आएगी और P700 की वेवलेंथ लास्ट बाद में आती है। तो इस तरीके से जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो करेगा फोटो सिस्टम सेकंड और P680। तो यहाँ पर दो फोटो सिस्टम है, पहला है PS सेकंड मतलब फोटो सिस्टम सेकंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो फोटो सिस्टम सेकंड को हमने पहले लिखा है बिकॉज ये 680 की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और फोटो सिस्टम फर्स्ट को हमने लास्ट में लिखा है बिकॉज ये 700 की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। तो ये फोटो सिस्टम्स है दोनों, और इनके बीच में यहाँ पर बहुत सारे प्रोटीनियस कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं और एनर्जी का यूटिलाइज करते हैं। तो देखिए जैसे कि सनलाइट, विजिबल लाइट का जो ये फोटो सिस्टम्स होते हैं बेसिकली विजिबल लाइट का यूटिलाइज करते हैं। तो जैसे ही सनलाइट इनके ऊपर आती है तो यहाँ पर ये सनलाइट इनके ऊपर जैसे कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग जो सनलाइट आती है तो ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं और जितने भी फोटो रिसेप्टर प्लांट के अंदर होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर पहला स्टेप्स जो फोटोसिंथेसिस का आता है लाइट रिएक्शन का वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स और एसेसरी पिगमेंट्स। तो यहाँ पर वो जो एसेसरी पिगमेंट्स और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सनलाइट है वो इनको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर रहे हैं और जैसे ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है तो जैसे कि फोटो सिस्टम सेकंड की अगर बात करें तो इसके अंदर जो रिएक्शन सेंटर पिगमेंट होता है वो है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल एक्साइट हो जाता है और क्लोरोफिल जैसे ही एक्साइट होता है दोनों तरफ क्लोरोफिल एक्साइट हो जाते हैं। तो जैसे ही क्लोरोफिल एक्साइट होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। तो इधर भी इसने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है और इस तरफ भी 2 इलेक्ट्रॉन को इसने डोनेट कर दिया है। अब इन इलेक्ट्रॉन का यूटिलाइजेशन किस तरीके से होता है वो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसके आगे चलेंगे तो मैं पहले यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स आता है इसको बोला जाता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। दोनों तरफ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट होता है। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो मतलब इनका क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर इसका रिडक्शन हो रहा है, दोनों जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं इनका यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और रिडक्शन होने के बाद में ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू मतलब ETS सिस्टम जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो इसके बीच में जो बहुत 3-4 मीडिएटेड प्रोटीन होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट प्रोटीन्स के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूटिलाइज करता है और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूटिलाइज कैसे होता है, इस स्ट्रोमा पार्ट के अंदर बहुत सारे ADPs और फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं और इन फॉस्फेट और ADP को रिक्वायरमेंट होती है बॉन्ड फॉर्मेशन करने की। तो जैसे ही इनको ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिलती है मतलब ये हाई एनर्जी लेवल में स्टेट के अंदर होता है, तो जैसे ही इसकी एनर्जी ADP और फॉस्फेट को मिलती है तो ये बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं और ये बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो बॉन्ड फॉर्म करते ही कन्वर्ट हो जाते हैं ATP के अंदर। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूटिलाइज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट यूटिलाइजेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे ओनली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। देन आफ्टर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू पहुंचते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर। अब अपन बात करते हैं कि ये जो प्रोसेस होता है ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस है। नॉन साइक्लिक का मतलब होता है कि इसमें एक बार अगर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के पास में वो इलेक्ट्रॉन दोबारा रिपीट होकर नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो होता है इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज ये जो सिस्टम होता है ये कंटिन्यू प्रोसेस होता है और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो ये प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा या ब्लॉक हो जाएगा। तो इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर ह्यूमन पार्ट के अंदर वाटर का ब्रेकडाउन होता है। सेकेंड प्रोसेस होता है लाइट रिएक्शन का, उसको अपन बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो यहाँ पर जो सेकेंड प्रोसेस होता है उसको अपन बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, तो यहाँ पर वाटर का
ब्रेकडाउन होता है, और वाटर का जो ब्रेकडाउन होता है तो उसके लिए यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, और इस कॉम्प्लेक्स का नाम होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स का नाम होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। और ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो होता है ये वाटर का ब्रेकडाउन करता है, और ब्रेकडाउन करते ही यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को ये डोनेट कर देता है फोटो सिस्टम सेकंड को। तो फोटो सिस्टम सेकंड के पास अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा से यूटिलाइज करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का यूज होता है और यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अब आगे बात करें तो फोटो सिस्टम फर्स्ट का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके साथ में क्या होता है, तो फोटो सिस्टम फर्स्ट का जो इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किया था वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है इसको एक्सेप्ट करता है, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन आउटर मेम्ब्रेन की तरफ सेंड करता है। आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, और इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का नाम होता है फेरोडॉक्सिन्स। फेरोडॉक्सिन जो कॉम्प्लेक्स होता है यहाँ पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, इस एंजाइम का नाम होता है NADP रिडक्टेज एंजाइम। NADP रिडक्टेज एंजाइम जो होता है ये एक्टिवेट हो जाता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंचते हैं तो ये एंजाइम जो होता है ये एक्टिवेट हो जाता है और ये अपना काम स्टार्ट कर देता है। तो NADP जो होता है जैसे नाम से यहाँ पता चल रहा है कि ये NADP को रिड्यूस करता है, मतलब यहाँ पर स्ट्रोमा पार्ट के अंदर बहुत सारे NADPs प्रेजेंट होते हैं, और NADPs जो होते हैं ये अपनी ऑक्सीडेंट फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर NADP का रिडक्शन होता है, NADP के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होता है, और ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं निकोटिनामाइड एडिडाइन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन फॉस्फेट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। तो और अब क्या होता है कि इसका इलेक्ट्रॉन ये ऑलरेडी डोनेट कर चुका होता है, तो इसके पास ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंचता है और यहाँ से फिर से ये इसको डोनेट कर देता है। तो अब साइक्लिंग का जो प्रोसेस होता है वो इस तरीके से होता है कि वाटर से जो वाटर का जब ब्रेकडाउन होता है तो उससे जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं वो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम सेकंड के पास आते हैं। फोटो सिस्टम सेकंड से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के थ्रू ETS सिस्टम के थ्रू P700 में, और P700 में उनका कंप्लीट यूटिलाइजेशन यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिसाइकिल नहीं होते हैं। हर बार एक नए इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डोनेट करने पड़ते हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं तब जाकर के ये प्रोसेस जो होता है वो कंटिन्यू रह पाता है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर वाटर का कितना असेंशियल रोल प्ले होता है। जो वाटर है उसका ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन होने के बाद ही उसको क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ NADPH के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन आयन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर वाटर से जो हाइड्रोजन आयंस यहाँ पर रिलीज होते हैं वो हाइड्रोजन आयंस NADPH के लिए यूटिलाइज हो जाते हैं, और ऑक्सीजन जो होती है वो बाय प्रोडक्ट यहाँ से रिलीज हो जाती है। तो वाटर जो है इसका यहाँ पर कंप्लीट यूटिलाइजेशन हो रहा है, मतलब वाटर अपने आप को पूरी तरीके से डोनेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन भी ले जाओ तुम, हाइड्रोजन आयंस भी ले जाओ तुम, ऑक्सीजन भी रिमूव हो जाए, तो यहाँ पर वाटर जो है वो पूरी तरीके से यूटिलाइज हो रहा है। तो हमने देखे यहाँ पर 3 स्टेप्स ऑफ लाइट रिएक्शन के 3 स्टेप कौन कौन से हैं। तो पहला स्टेप हो गया यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, एक्साइट होते हैं और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। सेकेंड स्टेप हमने यहाँ पर देखा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। यहाँ पर वाटर का ब्रेकडाउन होता है ताकि ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कंटिन्यू रह सके। कंटिन्यू क्यों रह सके? बिकॉज वाटर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, हाइड्रोजन आयन डोनेट करते हैं, और ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट यहाँ पर रिलीज होती है। एंड थर्ड प्रोसेस जो होता है, थर्ड स्टेप जो है लाइट रिएक्शन का वो है फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो आपने देखा यहाँ पर ADP और फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होते हैं वो इस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की हेल्प से यहाँ पर ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका, क्योंकि जो लाइट रिएक्शन का के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो डार्क रिएक्शन में एज ए रॉ मटेरियल यूटिलाइज होते हैं। तो यहाँ पर ये जो ATP है और NADPH है ये डार्क रिएक्शन में एज ए रॉ मटेरियल यूटिलाइज होंगे। तो जितना ज्यादा अगर यहाँ पर फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा डार्क रिएक्शन उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। तो ये था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन।
अपन पढ़ चुके हैं नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन के बारे में। नाउ नेक्स्ट है अपना साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको साथ के साथ बताता चलूंगा। जो नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिसाइकलिंग प्रोसेस में नहीं जाते हैं, मतलब एक बार जो इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो गया है वो दोबारा से यूटिलाइज नहीं होता है। जबकि साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिसाइकलिंग होते हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एक बार यूज होने के बाद में दोबारा फिर से यूटिलाइज हो सकते हैं। तो साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन की जो साइट होती है ये कहाँ पे परफॉर्म होता है, ये परफॉर्म होता है स्ट्रोमा ऑफ थाइलाकॉइड। स्ट्रोमा ऑफ थाइलाकॉइड का मतलब होता है कि ये जो दो ग्रेना पार्ट होते हैं, ग्रेना के बीच में जो ब्रिज प्रेजेंट होता है जो दोनों को कनेक्ट करता है उसको अपन स्ट्रोमा ऑफ थाइलाकॉइड में बोल देते हैं, बिकॉज इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ थाइलाकॉइड बट इट इज प्रेजेंट इन स्ट्रोमा पार्ट। ये स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होता है इसलिए अपन इसको स्ट्रोमा ऑफ थाइलाकॉइड भी बोल देते हैं और इसको स्ट्रोमा लैमेली भी बोला जाता है। तो स्ट्रोमा लैमेली के अंदर साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन होता है। तो साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन के अंदर किस तरीके से परफॉर्म होता है वो अपन देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने एक टीएस लिया हुआ है थाइलाकॉइड का, तो थाइलाकॉइड्स के अंदर सबसे पहली चीज तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन में दो फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, जबकि साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम प्रेजेंट है और वो फोटो सिस्टम होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम P700। मतलब कि ये 700 नैनोमीटर वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करेगा और उसी का ही ये यूटिलाइज करेगा। तो यहाँ पर वही सेम कंडीशंस यहाँ पे भी होती है। यहाँ पर पूरा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन मूव करता है और एनर्जी का यूटिलाइज करता है। तो अगर अपन बात करें सबसे पहले तो यहाँ पर जैसे ही सनलाइट 700 वेवलेंथ की जो सनलाइट है या विजिबल लाइट फोटो सिस्टम तक पहुंचती है तो फोटो सिस्टम जो होता है इसके अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो रिएक्शन सेंटर पिगमेंट में जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होता है वो एक्साइट हो जाता है और एक्साइट होने के बाद में वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। मतलब उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हायर एनर्जी लेवल में एंटर हो जाता है। हायर एनर्जी लेवल में जैसे ही वो एंटर होता है तो यहाँ पर एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट होता है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। मतलब जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो उसका यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जो होता है उसका एक ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन है एक्सेप्टर है ये बहुत ज़्यादा खुश है बिकॉज इसको बिना कुछ मेहनत किए ही दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मिल गए हैं। तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये चेन के थ्रू यहाँ पर मूव करते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो यहाँ पर मैंने एक बस की फॉर्म में इसको शो कर रखा है ताकि आप इसको याद रख सकें कि बस जो होती है वो एक ट्रांसपोर्ट का सोर्स होती है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू मूव करता है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूटिलाइज करता है। तो ये क्या काम करता है, ये जो स्ट्रोमा के अंदर ये जो बाहर वाला जो पार्ट होता है इसको अपन स्ट्रोमा पार्ट बोल देते हैं। तो स्ट्रोमा के अंदर जो एडीपीज प्रेजेंट होते हैं और जो फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं उस एडीपी को ये रिसाइकिल करता है और उसको एटीपी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन इस एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट होने के लिए होता है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने लिख रखा है यहाँ पर 2 एडीपीज जो होते हैं और 2 फॉस्फेट, इन दोनों के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर 2 एडीपी का फॉर्मेशन होता है। और अब यहाँ पर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूटिलाइज हो रहा है। मतलब एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल के अंदर होता है तो वो एनर्जी को एमिट करता है, एनर्जी को बाहर निकालता है। उसी एनर्जी का यूटिलाइजेशन यहाँ पर एडीपी और फॉस्फेट आयन करते हैं। ठीक है, तो वो एडीपी और जो होता है वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर दैट जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिमेनिंग्स रह जाते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो धीरे धीरे लोअर एनर्जी लेवल में आता है और जैसे वो लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो ये इलेक्ट्रॉन सिस्टम उसको वापस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है उसको वापस फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास पहुंचा देता है। मतलब वो धीरे धीरे इस फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास दोबारा से चले जाता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट अगेन जैसे लाइट एब्जॉर्ब करता है फिर से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इस तरीके से ये एक साइक्लिंग प्रोसेस यहाँ पर होता है।
मतलब पहले फोटो सिस्टम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, फिर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 3 या 4 टाइप्स के प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि एनर्जी का यूटिलाइज करते हैं और एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करते हैं। देन आफ्टर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वापस फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास आ जाते हैं। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की अगर बात करें तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होता है। यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर जो होता है वो एब्सेंट होता है, और अगर हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर यहाँ पर एब्सेंट है तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं बनती है। नो ऑक्सीजन इज इवॉल्व इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर NADPH का फॉर्मेशन भी नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पर एक एंजाइम एब्सेंट होता है जिसका नाम होता है NADPH रिडक्टेज एंजाइम। ये NADPH रिडक्टेज एंजाइम जो होता है वो यहाँ पर एब्सेंट होता है, और इस एंजाइम के एब्सेंट होने की वजह से यहाँ पर NADPH का रिडक्शन नहीं हो पाता है, और इसके अंदर जो फोटो सिस्टम सेकेंड होता है वो एब्सेंट होता है। तो यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं, ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की अगर बात करें तो इसमें फोटो सिस्टम सेकेंड एब्सेंट होता है, नो फॉर्मेशन ऑफ NADPH का यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं होता है, एंड नो ऑक्सीजन इवॉल्व, यहाँ पर ऑक्सीजन भी जो होती है वो इवॉल्व नहीं होती है। तो ये जो प्रोसेस हमने 2 पाथवे देखे हैं लाइट रिएक्शन के, इस लाइट रिएक्शन के अंदर हमने देखा है कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है उसके अंदर ATP और NADPH दोनों का फॉर्मेशन होता है, और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर ओनली ATP का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो ATP और NADPH यहाँ पर बन रहे हैं, इनका यूटिलाइजेशन डार्क रिएक्शन में एज ए रॉ मटेरियल होता है। तो अब नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं डार्क रिएक्शन के बारे में। ओके।